क्लास 10th में हिंदी के अंदर आज हम गद्य भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पद्य भाग के 4 लेसन का अध्ययन कर लिया तथा पद्य भाग के अलावा जो हमने गद्य भाग देखा उसमें हमने अब तक 2 लेसन का अध्ययन कर लिया। यानी हमने कुल अब तक जो हमारी हिंदी की रीडर की बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अंदर से हमने 6 लेसन पढ़ लिए। 7वां लेसन आज हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी ये कहना चाहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं, ये कहना चाहते हैं स्त्री शिक्षा के जो विरोध करते हैं, विरोधी जो हैं वो कुतर्क देते हैं, उनका खंडन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार खंडन किया। देखिए पाठ में आए, नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। प्राकृत बोलना यानी प्राकृतिक भाषा में बोलना या एक प्राचीन भाषा में बोलना उन्हें अपढ़ यानी अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अनपढ़ होने के वजूद सबूत है और न गंवार होने का। अच्छा तो उत्तर रामचरित के ऋषियों के वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवार संस्कृत थी? बहुभूति जिन्होंने उत्तर रामचरितमानस की रचना की थी, और कालिदास जिन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी। आदि के नाटक जिस जमाने के थे उस जमाने में स्त्रियों के समस्त समुदाय संस्कृति बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाले स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। यानी इसका कोई अगर खंडन कर दे कि भाई उस काल में, वैदिक काल में स्त्रियां संस्कृत भाषा को नहीं जानती थी, तो ऐसा गलत है, क्योंकि प्रमाण ये मिले हैं कि विदुषियाँ जो होती थी प्राचीन काल में वो संस्कृत भाषा की जानकार थी। अब आपके शब्दार्थ दे रखे, इनको पढ़ें। संदर्भ प्रसंग, एक बार संदर्भ देख लेते हैं, हम प्रसंग को देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ से उद्धृत है। इनके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी के समय अनेक पुरातन विचारों वाले लोग स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने का विरोध करते थे। उनके तर्क निराधार होते थे, मतलब वो विरोध करते थे महिलाओं का कि महिला नहीं पढ़नी चाहिए, ये गलत है। उनके तर्क निराधार थे, इनका कोई आधार नहीं था, परंतु वे अपनी बातों के पक्ष में बहुत कुछ कहते थे। उनका कहना था कि प्राचीन भारत में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी। संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्र प्राकृत बोलते थे, प्राकृत अपढ़ों की भाषा थी। ये गलत बात करते थे, बेकार की बातें करते थे। ऐसा नहीं था। वैदिक काल में संस्कृत को जानने वाली स्त्रियां हुई थी और उन्होंने शास्त्रार्थ भी किया था। आपके एक पुरस्कार मिलता है, गार्गी पुरस्कार। तो गार्गी एक महिला का नाम था जो वैदिक काल के अंदर संस्कृत की जानकार थी, विदुषी थी, उसी के नाम पे गार्गी पुरस्कार मिलता है। तो ऐसी महिलाएं भी थी, गार्गी थी, मैत्रायणी थी, तो ऐसी महिलाएं भी बहुत सी थी जो संस्कृत की जानकार थी। तो आप इसमें व्याख्या देखें और विशेष का आप अध्ययन करें। आगे देखें पाठ में, इसका क्या सबूत कि उस ज़माने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ उनमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत में ही क्यों उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक यानी 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और एक होता है आपका सुत्त पिटक। इस प्रकार 3 पिटक हुए थे। तो आपका जो ये 3 पिटक के बारे में पढ़ते हैं, बौद्धों के 3 पिटक थे, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। तो बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस ज़माने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी सभी उसको बोलते थे, बोलचाल में वो प्रयोग में लेते थे। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती का मतलब होता है 700 श्लोकों का एक ग्रंथ होता है, ये देवी का ग्रंथ है। सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए थे। वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादन उस जमाने अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि उस ज़माने में प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। फिर आपके कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं। शाक्य मुनि यानी महात्मा बुद्ध के लिए कहा गया है। इस प्रकार आप देखें कि क्या कहना चाहते हैं, शब्दों के अर्थ क्या निकलते हैं। संदर्भ प्रसंग आप देखें, व्याख्या देखें और विशेष का आप अध्ययन करें। विशेष आपका संदर्भ प्रसंग और विशेष आपके व्याख्या के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। 3rd टॉपिक पे आइए। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य, और उल्लेख उनका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो
पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनको बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। द्वीपांतर यानी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक। दिखाइए जहाज़ बनाने के नियमबद्ध प्रणाली के दर्शन ग्रंथ। पुराण आदि के विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथ में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत के तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। यानी प्राचीन काल में जहाज़ बनाने की पद्धति थी, तो जब महिलाओं का नाम आता है तो उनको आप अनपढ़ क्यों बताते हैं? तो इस प्रकार अनपढ़ उन्हें नहीं बताना चाहिए। आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें और विशेष का आप अध्ययन करें। आगे आइए, अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते हुए घंटों पांडित्य प्रकट करे। गार्गी, देखिए मैंने आपको वो भी नाम बताया था, अत्रि की पत्नी थी। इसके आता है आगे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सधर्मचरणी शंकराचार्य के चक्के जुड़ा दे। मंडन मिश्र एक पुरुष हुए थे प्राचीन काल में। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने शंकराचार्य जो अपने भारत देश के सबसे बड़े प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, जिन्होंने शंकराचार्य पीठ की स्थापना की थी, उनको भी शास्त्रार्थ में छक्के छुड़ा दिए थे, पसीने आ गए थे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों को मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने ही का कुफल है, समझें। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट एक विष का नाम होता है जो भगवान शिव ने पिया था, और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। पुरुषों के लिए तो क्या बता दिया? पढ़ाई अमृत की समान, और महिलाओं के लिए क्या बता दिया? जहर के समान। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों का अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जिस प्रकार पुरुष पढ़ते हैं उस प्रकार महिलाओं को भी पढ़ने की एक इच्छा होती है, उनको पढ़ना चाहिए और देश के उत्थान में सहयोग करना चाहिए। शब्दार्थ है, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें और विशेष का अध्ययन करें। आगे देखें, इसमें मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी न थी, न सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई हो, पर अब तो है, अतएव पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा को विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी और उन्हें पढ़ाने की आज्ञा न थी। ये जो बातें हैं ये बहुत वास्तविक बातें हैं। इनमें लेखक ये कहना चाहता है कि स्त्रियों को वर्तमान में शिक्षित करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। एक शिक्षित एक परिवार का, एक समाज का उत्थान करती है। संदर्भ प्रसंग देखें, शब्दार्थ देखें, व्याख्या देखें, विशेष देखें। पाठ पर आ जाइए। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन से अस्वाभाविकता दिखाई? एक कालिदास का एक नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत में लिखा हुआ है। उसकी नायिका थी शकुंतला और उसका नायक था दुष्यंत। दुष्यंत एक राजा थे और कण्व ऋषि के आश्रम में रहने वाले शकुंतला से उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। तो जब दुष्यंत ने शकुंतला को बुला दिया तब उन्होंने कटु वचन दुष्यंत के प्रति कहे थे। भाई यह कहती थी कि हे आर्यपुत्र, शाबाश, आप अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए, यानी मना कर दिया। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव से किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। शब्दार्थ देखें, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें और विशेष आप अध्ययन करें। आगे देखें। सीता के संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उसके पास आप संदेशा भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की थी, किंतु महाब्रह्म ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मंदवादी महर्षियों के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी को। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत् स एव धर्मो मनुनः प्रणीतः। सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तेव मन्युर्भर्ताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया। अतएव शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का और न अकुलीनता का।
कुलता का नहीं, अपने कुल के हिसाब से नहीं, यानी अच्छे कुल का न होना इसमें संदर्भ बताया। अब आप शब्दार्थ देखिए, संदर्भ प्रसंग देखिए, व्याख्या देखिए और विशेष का अध्ययन करें। आगे देखें, पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसके हरगिज नहीं है। हरगिज यानी कदापि नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, पुरुषों से भी अनर्थ हो सकते हैं। अपढ़ो और पढ़ो लिखो दोनों से भी हो सकते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही और भी हो सकते हैं, और वे व्यक्ति विशेष की चाल चलन देखकर भी जाने जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। शब्दार्थ देखें, संदर्भ प्रसंग देखिए, व्याख्या देखिए, विशेष देखें। आगे पाठ पर आएँ। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अपने विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना और कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा प्रणाली में संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ से देनी चाहिए। घर में या स्कूल में इन सब बातों को बहस कीजिए, विचार कीजिए, जी में आवे सो कई कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थ कर है और अभिमान का उत्पादक है। वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, यानी पूरी तरह झूठा है। शब्दार्थ देखें, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें और विशेष देखें। इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उन्होंने सरस्वती नाम की पत्रिका का संपादन किया। शकुंतला ने किस भाषा में श्लोक कहा? तो शकुंतला ने प्राकृत भाषा में श्लोक कहा था। अब आपके अति लघु में क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ की भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। रुक्मणी हरण की कथा कहाँ से मिलती है? तो ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से मिलती है। पाठ में आए प्राचीन कालीन विदुषियों के नाम? शीला, विद्या, अनुसुईया, गार्गी इत्यादि। शकुंतला ने दुष्यंत के विषय में क्या दुर्वाक्य कहे? राजा शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया था, किंतु बाद में उसको पहचानने से मना कर दिया था। इससे कुपित और अपमानित होकर शकुंतला ने उनसे दुर्वचन कहे थे। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र संबंधी नियमों में स्त्री पात्रों के लिए कौन सी भाषा निर्धारित की गई है? तो इसमें प्राकृत भाषा निर्धारित की गई थी। अब लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है हमारे पास में, इसे देखिए। नाटकों में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उन्हें अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें, जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र के नियम बनाए थे उस समय सभी लोग संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। अधिकांश लोग प्राकृत बोलते थे, वही जनभाषा थी। अतः उन्होंने स्त्रियों के संवाद संस्कृत में नहीं रखने का नियम बनाया और पुरुषों संवाद संस्कृत में रखे जाते थे। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन आपके ये हैं। फिर आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक इसमें गृह कार्य के रूप में करना है। एक बार हम इसका कवि का जीवन परिचय संबंधित देख लेते हैं। एक बार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म का परिचय देखते हैं हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ग्राम दौलतपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ? यूपी के अंदर हुआ, रायबरेली के अंदर हुआ, जहाँ से आपके सोनिया गांधी चुनाव लड़ती है। आपके पिता पंडित राम साय दुबे थे। द्विवेदी जी ने प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के पश्चात स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और झांसी में रेलवे की नौकरी कर ली। सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। देखो हमारे पहला ही क्वेश्चन था कि कौन सी मासिक पत्रिका थी, तो सरस्वती। सन 1920 तक उनके संपादन से जुड़े रहे और वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, अद्भुत आलाप इनके निबंध संग्रह हैं और 1930 में इनका देहावसान हो गया। इस प्रकार आज हमने इस पाठ का अध्ययन किया। इसके क्वेश्चन आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको गृह कार्य में नोटबुक के अंदर करना है। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं।